चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 9। चलिए हम आ जाते हैं दक्षता अभ्यास 9 पे। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, है ना। इस तरह कुल हमें 6 प्रश्न है, इन सभी हम लोग को 6 व्यंजक दिया हुआ है, इनका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग हल पहले वाले प्रश्न में वो भी पहला हल करेंगे, है ना। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4a ऋण 12। चलिए इसी को हम लोग को हल करना है। देखिए या तो चाहें तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके लिख सकते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से दोनों से जो बीजी व्यंजक का दोनों पद है ना, दोनों में से 4 बस कॉमन है। ठीक है, चलिए तो या तो चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणते 2a। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4a हो जाएगा, यहाँ पर गुणते a लिख देंगे। ठीक है, और ऋण का चिन्ह और 12 कैसे होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, तो 2 गुणते 3। हमने इस तरह से संख्या को लिख लिया, 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक है, 2 दूना 4 3 12। ठीक है, या फिर चाहें तो आपको इसी तरह से आ रहा है ना कि 4 इसमें भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 1 2 है ना, 2 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, उभयनिष्ठ है दोनों पद में, 2 गुणते 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 गुणते 2 हम लोग उभयनिष्ठ ले लिए कॉमन। ठीक है, तो इसमें बचा क्या, कोष्टक में सिर्फ a बचा हुआ है और यहाँ पे ऋण 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 2 दूना 4 लिख देते हैं और यहाँ पे a ऋण 3। ठीक है, अब देखिए 4 का हम लोग a में गुणा कर देंगे ना, तो पहला पद हम लोग का निकल जाएगा, 4a आ जाएगा और यहाँ पे ऋण तो हो ही जाएगा, 4 3 12। ठीक है, दूसरे पद में कर देंगे तो दूसरा पद वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको लिख भी देते हैं, 4a ऋण 12 है, यहाँ पर भी लिख देते हैं 4a ऋण 12। ठीक है, इस तरह से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया, या इस बीजी व्यंजक का यह गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड हमें दिया हुआ है AC ऋण BC प्लस C प्लस CB। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं ना, इन चारों पदों में कुछ उभयनिष्ठ है, तो देखिए C जो है वह चारों पदों में उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, C बाहर हो गया। ठीक है, कोष्टक के अंदर क्या बचा, C ले लिए हम उभयनिष्ठ, तो A बचा है इसमें, और यहाँ पे ऋण B, और यहाँ पे प्लस 1 ही बचेगा, प्लस 1, और यहाँ पे C कॉमन ले लिए तो आपका प्लस सिर्फ B बचेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यह विभाजित भी हो रहा है ना, यहाँ पे ऋण B है, यहाँ पे प्लस B है। ठीक है, तो ये अभी आपस में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C और कोष्टक में A प्लस 1 बचा। ठीक है, यही इसका गुणनखंड हो गया। चलिए हम लोग एक बार और लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखने से ही लग रहा है कि देखिए BC है और CB है, ये अभी क्या है, इसी जगह पर विभाजित है। ठीक है, सिर्फ यहीं दो पद बचेगा। ठीक है, तो यहीं हम लोग का यह तो दोनों विभाजित हो गया। हम लोगों ने C सब में से उभयनिष्ठ था, तो C सब में से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ऋण B और प्लस B आपस में विभाजित हो गया, 0 हो गया, तो A और प्लस 1 बचा। ठीक है, इस तरह से इस बीजी व्यंजक का यही हम लोग का गुणनखंड प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। देखिए थर्ड हमें दिया हुआ बीजी व्यंजक 36 दिया हुआ है और P दिया हुआ है प्लस 45 है ना, 45 P पर 3 घात दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अक्षर है P है ना, यह तो देख रहे हैं दोनों में से उभयनिष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं संख्या में 9 चौक को 36 होता है, 9 5 45 होता है। ठीक है, चाहे तो आप लोग 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे 36 लिख दिया हमने, 2 से तो जा ही रहा है, 2 1 2 8 दूना 16 हो जाएगा, 18 दूना 36 होता है। फिर इसको 2 से जाएंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, या फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 3 1 3। ठीक है, यही सब बना इसका गुणनखंड। ठीक है, बाजी गुणनखंड 36 का बनेगा 2, हम लोग लिख देते हैं 2 बार 2 बन रहा है और 2 बार 3। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 होता है, 36 हो गया। गुणते P अभी बचा हुआ है हम लोग प्लस, और हम लोग को 45 को लिखना है ना, तो चलिए 45 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो देख रहे हैं ना कि 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है ना, 3 1 3 3 5 15 15, फिर 3 5 15। ठीक है, तो 2 बार 3 बन रहा है और 1 बार 5, 2 बार 3 1 बार 5, 3 3 9 9 5 45 आ जाएगा। और P पर 3 घात है, मतलब P का 3 बार गुणा है, P गुणते P है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे संख्या 2 तो सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 जो 3 है ना, 3 गुणते 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यह उभयनिष्ठ हो जाएगा, और एक P भी। ठीक है, और एक P उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, 2 2 3। चलिए तो यहाँ पर हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 3 गुणते 3 उभयनिष्ठ हो गया, और गुणते P भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या है, 2 गुणते 2 बचा हुआ है। पहला पद में हम लोग का 2 गुणते 2 बचा हुआ है, प्लस का चिन्ह, यहाँ सिर्फ 5 बचा हुआ है,
5 गुणते और 2 पी बचा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 पी हो जाएगा 9 पी, और यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस यही हो जाएगा 5 बचेगा, और पी गुणते पी है मतलब पी पर 2 घात है, ठीक है। यही इसका गुणनखंड बना, ठीक है। अभी हम लोग ना 9 पी का पहले पद में गुणा कर देंगे इसमें कोष्टक के अंदर ना, तो 9 चौको 36 हो जाएगा और पी भी हो जाएगा, 36 पी वापस आ जाएगा, और यहाँ पे 9 पाँच कितना 45, और यहाँ पे पी पर 2 घात पहले से ये घात चला जाएगा यहाँ पर, तो 3 घात आ जाएगा, फिर यहीं वापस आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं एक बार, 36 पी प्लस 45 पी पर 3 घात, 36 पी प्लस 45 पर पी पर 3 घात, ठीक है। इसका हम लोगों ने गुणनखंड किया तो यह 9 पी और कोष्टक में 4 प्लस 5 पी पर 2 घात, यही प्रश्न का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। चौथा में दिया हुआ है वाई स्क्वायर ऋण 8 ए वाई, ठीक है। तो देखिए इस बीजी व्यंजक के दोनों पदों में सिर्फ वाई उभयनिष्ठ है ना, वाई पर 2 घात है मतलब वाई यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 ही बार है, ठीक है। तो हम लोग वाई उभयनिष्ठ ले लेते हैं ना, तो पहले पद में सिर्फ वाई बचेगा और यहाँ पे ऋण 8 ए बच जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का हमने वाई क्या कर लिया उभयनिष्ठ कर लिया, यहाँ से एक वाई ले लिया एक वहाँ से यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोग वाई का इस पहले पद में कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे ना, तो वाई पर यहाँ पर 2 घात हो जाएगा, यहाँ पे वाई का इसमें गुणा कर देंगे 8 ए में ना, तो कितना ऋण 8 ए वाई हो जाएगा, फिर यहीं वापस आ जाएगा। यही इस बीजी व्यंजक का यही गुणनखंड हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वां प्रश्न पे। 5वां हमें दिया हुआ है 7 ए, ठीक है, प्लस 7 बी। देखिए देख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर पहले पद में सिर्फ 7 है उभयनिष्ठ है और दूसरे पद में भी से है ना 7 ही सिर्फ उभयनिष्ठ है ना, या तो ए है या यहाँ पे बी है, तो 7 को हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचा कोष्टक के अंदर, यहाँ पे पहले पद में सिर्फ ए बचा हुआ है प्लस का चिन्ह, 7 तो उभयनिष्ठ ही कर दिए हम लोग, यहाँ पे बी बचा हुआ है। अभी हम लोग गुणा कर देंगे 7 का दोनों पदों में, तो यहीं फिर वापस आ जाएगा, यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं छठा वाले प्रश्न में। छठा में दिया हुआ है 3 ए पर 3 घात है और यक्स है और ऋण 45 ए स्क्वायर यक्स है ऋण 18 ए है। तो चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं ना, देखिए ए पहले पद में भी है, दूसरे पद में भी है, तीसरे पद में है ना, यक्स देखिए सिर्फ 2 पदों में है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं बनेगा। उभयनिष्ठ हम लोग करेंगे तीनों पदों में करेंगे, ठीक है। तीनों पदों में क्या मिल रहा है हम लोग को, तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पे 45 भी 3 से विभाजित है 18 भी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और ए भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए 3 है ना, 3 गुणते ए पर 3 घात है मतलब ए का 3 बार गुणा, ए गुणते ए लिख दिया हमने, और गुणते यक्स, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 45 है ना, चलिए यहाँ से इसको लिखते हैं ऋण 45 को हम लोग 5 9 45 होता है ना, तो 5 9 45, तो 3 गुणते 3 3 तिहाई 9 गुणते 5, ठीक है, 3 तिहाई 9 और 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आज गुणनखंड हमने लिख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर है मतलब ए का 2 बार गुणा है, ठीक है, गुणते यक्स हो जाएगा, और ऋण और 3 6 18 होता है ना, तो 18 को हम लोग लिख सकते 3 6 18 ना, तो 2 गुणते और 2 बार 3 रहेगा। अब आज गुणनखंड इसका करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 18 हो जाएगा, और ए गुणते ए तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखिए इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ बन रहा है। देखिए एक 3 है जो तीनों में उभयनिष्ठ बन रहा है, ठीक है, तीनों पदों में है, तो यहाँ पे 1 3 यहाँ से और यहाँ से 1 3, तो तीनों में उभयनिष्ठ बना, ठीक है। और साथ में हम लोग का ए जो है यह भी देखिए 3 ए यहाँ से उभयनिष्ठ, यहाँ पर भी ए उभयनिष्ठ कर लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे लास्ट में ए है तो यहाँ से भी हम लोग उभयनिष्ठ कर लेंगे। चलिए तो 3 ए को हम लोग उभयनिष्ठ कर रहे हैं ना, तो अंदर बच क्या रहा है 2 ए और यक्स बचा, पहले पद में 2 ए बचा, ये गुणते यक्स पहले पद में, और ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह रहेगा ही, 3 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 है ना, 3 गुणते 5 अभी बचा हुआ है हम लोग का, ठीक है। ए तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक अभी ए बचा हुआ है, ए गुणते यक्स बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का बचा हुआ है ऋण का चिन्ह, 3 ए तो कॉमन ले लिया है, 2 गुणते 3 यहाँ पर बचा हुआ है, 2 गुणते 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको 3 ए लिख देते हैं, और बाकी इन सबका आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए ए यहाँ पर है 2 बार है ना, ए पर कुल 2 घात है ना, आधार सामान्य घातों को जोड़ देंगे, और ये यक्स भी हो जाएगा साथ में, और ऋण यहाँ पे हम लोग संख्याओं गुणा कर देते हैं, 5 3 15, और ए यक्स तो इस तरह रह जाएगा, है ना। चलिए यहाँ 15 है, और ऋण यहाँ पे 3 दूना 6 है। यही इस बीजी व्यंजक का यही हम लोग का गुणनखंड मिला। देखिए तो इस तरह से हमें बीजी व्यंजक दिया था ना, तो हम लोगों ने प्रत्येक पद का है ना, तीनों पदों का हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद ना तीनों पदों का, और इसमें से हमने देखा 3 ए पहले पद में भी था, दूसरे पद में भी था, और तीसरे पद में था, है ना। तो इसको हमने उभयनिष्ठ ले लिया, बाकी जो शेष बचा उसको हमने कोष्टक में लिख दिया, बाकी आपस में गुणा हो रहा था तो गुणा करके हमने सबको लिख दिया, यही इसका गुणनखंड बना, ठीक है, इस बीजी व्यंजक का। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, 3 घात यक्स ऋण 45 ए स्क्वायर यक्स ऋण 18 ए था।
चलिए यहाँ पर भी एक बार हम लोग लिख देते हैं 3a पर 3 घात यक्स ऋण 45 ए स्क्वायर यक्स ऋण 18a, और यही हम लोग का इसका उत्तर गुणनखंड बना। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए, है ना। इस तरह से कुल हमें 3 प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग अंश को ना गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हर विभाजित हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे अंश और अंश सभी को यहाँ पे तीनों प्रश्नों में अंश को हम लोग गुणनखंड करेंगे, हर से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल दूसरा प्रश्न करने वाले हैं, और दूसरा में भी हल करेंगे हम लोग पहला प्रश्न को, जो कि है हम लोग का 3x ऋण 15 y(x) है। ठीक है, और बटे में 5y ऋण 1 है। चलिए तो हम लोग अंश को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 3x तो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 5, 3 5 15 हो जाएगा, और y(x) है, चलिए x y लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम लोग को हर में 5y ऋण 1। ठीक है, तो देखिए 3x अंश में भी है, 3x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 3 और x अंश के मतलब पहले पद में भी दूसरे पद में भी है। ठीक है, दोनों पदों में से हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, 3x हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बचा a बचा, 1 बचा। ठीक है, पहले पद में, क्योंकि सब कुछ आप कॉमन ले लेंगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, और ऋण 3 तो आप कॉमन ले ही चुके हैं, 5 बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे y बचा हुआ है। ठीक है, देखिए 3x हमने इसको भी पूरा कॉमन ले लिया, और इस 3 को भी, और यहाँ पे x के भी, सिर्फ 5y बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हर में 5y ऋण 1। ठीक है, तो देखिए देखने से लग रहा है ना, देखिए a ऋण मतलब 1 ऋण 5y है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5y ऋण 1 है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऋण भी कॉमन ले लेंगे, ताकि जो राशि धनात्मक है वह राशि ऋणात्मक हो जाए, जो ऋणात्मक हो धनात्मक हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बाहर लिख देते हैं ऋण 3x, और यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, 5y ऋण 1 हो जाएगा, बटे 5y ऋण 1 तो है ही। ठीक है, चलिए इसको कोष्टक में बना देते हैं। देखिए ऋण हमने इसलिए कॉमन लिया ना, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि यह धनात्मक में रहे 5y। ठीक है, अभी हम लोग इस ऋण को सिर्फ प्रवेश करा देंगे इसमें ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5y है, यह धनात्मक है फिलहाल में ना कोष्टक के अंदर, तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब इसको ऋण को ऋण में गुणा कर देंगे ना, इसमें 1 में, तो यहाँ पे ऋण ऋण धनात्मक फिर यहीं वापस आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ऋण कॉमन लिया, ताकि अंश और हर विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सेम राशि अंश में है और हर में है, तो इससे हम लोग भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, तो यह राशि पूरी अंश और हर में विभाजित हो गई। ठीक है, तो हम लोग का सिर्फ ऋण 3x बचा। ठीक है, यही हमने यहाँ पे गुणनखंड करके ना, गुणनखंड करके हम लोगों ने इस जो हम लोग को बीजी व्यंजक दिया था उसको हमने हल कर दिया, तो ये हम लोग का ऋण 3x है। इस तरह से यह पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड हमें दिया हुआ है a² b प्लस b² a दिया हुआ है, और कोष्टक में a प्लस b दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम अंश को चाहे तो एक बार हम लोग चलिए गुणनखंड के रूप में इसको लिख लेते हैं पहले पद को। ठीक है, तो यह हो जाएगा a गुणते है ना, a पर 2 घात है मतलब a का 2 बार गुणा है, गुणते b है, प्लस यहाँ पे b² मतलब b का 2 बार गुणा है। ठीक है, गुणते a, और हम लोग को हर में a प्लस b दिया हुआ है। चलिए तो देख रहे हैं ना अंश में क्या क्या हम लोग उभयनिष्ठ जो पद रहेगा उसको हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a उभयनिष्ठ है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, और देखिए और b इसमें भी है, b इसमें है और b इसमें है। ठीक है, a b दोनों में से उभयनिष्ठ हो रहा है, तो हम लोग a b उभयनिष्ठ ले लेंगे ना। तो यहाँ a b उभयनिष्ठ ले लिए, तो पहले पद में क्या बचा, सिर्फ a बचा हुआ है और प्लस का चिन्ह, a b हमने उभयनिष्ठ ही ले लिया है, और तो सिर्फ यहाँ पे b बचा हुआ है। ठीक है, और बटा हम लोग का कोष्टक यहाँ पे a प्लस b है हर में। ठीक है, देखिए तो जो चीज़ यहाँ पर, चलिए इसको कोष्टक में ही बना देते हैं। देखिए जो चीज़ अंश में है वही चीज़ हम लोग के पास हर में है। ठीक है, यहाँ से अभी ए बी का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे ना, ए बी का ए में गुणा कर देंगे तो a² भी हो जाएगा, जो कि हम लोग का पहला पद हो जाएगा, और ए बी का हम लोग दूसरे पद में गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे 2 बार b हो जाएगा, तो b² a हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा पद भी वापस आ जाएगा। ठीक है, देखिए अंश में भी और हर में भी समान राशि है, तो यह आपस में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे a b बचा। ठीक है, यही इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6x पर कुल 4 घात है और प्लस 10 है, और x पर 3 घात है प्लस 8 है, और यहाँ पर कुल x पे 2 घात है। ठीक है, और बटे 2x²।
ठीक है। तो देखिए देखने से ही हम लोग को पता चल जा रहा है ना कि यहाँ पे देखिए 2 इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी, है ना, 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे अंश और हर में से राशि जो हर में है ना ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका हम लोग पहले गुणनखंड कर लेते हैं। पहले पद का देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणते 3 और यहाँ पे एक्स पर 4 का थे, मतलब एक्स का 4 बार गुणा हुआ है। ठीक है, एक्स गुणते एक्स इस तरह 4 बार गुणा है। ठीक है, और यहाँ पे 10 का मतलब 2 गुणते 5 हो जाएगा, 2 5 10 और एक्स पर 3 का थे, मतलब एक्स का 3 बार गुणा हुआ है, एक्स गुणते एक्स इस तरह से एक्स का 3 बार गुणा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 होता है ना, 2 का कितना 3 बार गुणा हो जाएगा और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का 2 बार गुणा है, एक्स गुणते एक्स है। ठीक है, यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं ना तीनों पदों में अंश में क्या हम लोग का अवयनिष्ठ बन रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, 1 2 यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना, तीनों में 2 है। ठीक है, बाकी 3 की बात करें तो इसमें तो है परंतु इसमें नहीं है, 5 की बात करें तो इसमें है, बाकी शेष दोनों में नहीं है। ठीक है, तो 1 2 अवयनिष्ठ बन रहा है और देखिए ये यहाँ पर यक्स गुणते यक्स, यहाँ पर मिल जाएगा एक्स गुणते यक्स गुणते यक्स, है ना, तीनों में आपको 2 एक्स मिल जाएगा, 2 एक्स यहाँ से, 2 एक्स यहाँ से, 2 एक्स यहाँ से, 2 कॉमन बना और 2 एक्स। ठीक है, तो हम लोग 2 गुणते यक्स को उभयनिष्ठ, तो यहाँ से 2 और यक्स गुणते यक्स उभयनिष्ठ बन रहा था। ठीक है, तो देख रहे हैं पहले पद में बचेगा क्या, उभयनिष्ठ लेने के बाद देखिए यहाँ पर ये उभयनिष्ठ, देखिए यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यक्स गुणते यक्स ये बचा हुआ है हम लोग का, 3 गुणते यक्स बचा था। ठीक है, और देखिए दूसरे पद में हम लोग का बचा था 5 और यक्स सिर्फ बचा हुआ है, 5 यक्स बचा हुआ है। ठीक है, चलिए इस पद में हम लोग का 5 यक्स बचा था, है ना, इस पद में हम लोग देख रहे हैं कि 2 भी कॉमन ले लिए, यक्स गुणते यक्स भी कॉमन ले लिए, सिर्फ यही हम लोग का जो संख्या है 2 गुणते 2, 2 बार 2 हम लोग का यही बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 2 तो संख्या है तो इस तरह रह जाएगा, यक्स का 2 बार गुणा हो जाएगा, है ना, और यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा अभी, और ये हम लोग का बटे में ये बचा हुआ है। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हमने लिख दिया 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, देखिए 3 तो बचा ही हुआ है। ठीक है, 3 और यक्स का 2 बार गुणा है मतलब यक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 5 यक्स और प्लस 2 दूना 4, इतना ही हम लोग का अब अंश में बचा हुआ है। ठीक है, और बटे 2 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो देख रहे हैं अंश में भी 2 एक्स स्क्वायर है और हर में भी 2 एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जो शेष है हम लोग का बचेगा 2 एक्स स्क्वायर, अंश और हर में दोनों में था, विभाजित हो गया, सिर्फ हम लोग को यही जो अंश में है यही बचा हुआ है। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4 यही बचा हुआ था। देखिए और यही हम लोग का उत्तर भी हो जाएगा, है ना, इस बीजी व्यंजक का हल यही हम लोग का हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग को 3 पद था अंश में। ठीक है, और तीनों को हमने गुणनखंड के रूप में लिख लिया। ठीक है, तीनों पदों को, और तीनों पदों में हम लोगों ने देखा तो संख्या में 2 कॉमन था और देख रहे थे हम लोग को चर में जो एक्स था यह 2 बार कॉमन था। ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ था तीनों पदों में। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको उभयनिष्ठ ले लिया और जो शेष बचा उन सबको हमने लिख दिया, तो बाकी अंश और हर में 2 एक्स स्क्वायर आ गया, तो यह विभाजित हो गया और यही हम लोग का इस प्रश्न का हल बना। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, है ना। इस तरह से कुल हमें 4 प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग हल करने वाले हैं। तीसरे प्रश्न का पहला हल करेंगे, है ना, जो कि हमें दिया हुआ है यक्स वाई और जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऋण यक्स स्क्वायर जेड ए ऋण वाई स्क्वायर जेड ए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को ना जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक कोष्टक तो यहाँ पर बन रहा है, परंतु यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहें ना तो जेड और ए सिर्फ कॉमन बन रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कॉमन होगा नहीं इन दोनों पदों में, तो यहाँ पे जेड ए आप यहाँ दोनों से आप जगह से ना कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचेगा। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो बचेगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर ए स्क्वायर है, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, मतलब हम लोग का गुणनखंड नहीं बन पाएगा, है ना, हम वैनिष्ठ दोनों में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई का गुणा कर देते हैं और 2 2 का जोड़ा हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई के इसमें भी हम लोग कर देंगे गुणा, तो जेड स्क्वायर और एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, इस तरह से हो गया ऋण एक्स स्क्वायर जेड ए ऋण वाई स्क्वायर जेड ए। तो चलिए हम लोग ना एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को साथ साथ ले लेते हैं। देखिए यह वाली राशि धनात्मक है और एक ऋणात्मक को ले लेते हैं, यह राशि धनात्मक है एक ऋणात्मक को ले लेते हैं, तभी हम लोग का अच्छा से गुणनखंड प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे ऋण एक्स स्क्वायर जेड ए हो गया
और प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई हो गया और ऋण इसको हमने लिख दिया, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड ए, ठीक है। पहले हमने इस पद को लिखा, फिर इस ऋणात्मक वाली राशि को, फिर ए स्क्वायर एक्स को, फिर इस राशि को, ठीक है, जो ऋणात्मक था पद, ठीक है। चलिए अब इन दोनों पदों में हम लोग देखिए, अब साथ साथ हम इसको और इसको जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं क्या उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो दोनों में नहीं है, देख रहे हैं जेड है, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर 2 बार जेड है और यहाँ पे 1 बार जेड है, जेड तो उभयनिष्ठ हो जाएगा और साथ में यक्स भी उभयनिष्ठ होगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जेड और यक्स उभयनिष्ठ ले लिए, ठीक है। जेड 2 बार था तो 1 बार आपने उभयनिष्ठ ले लिया, लेकिन 1 बार अभी बचा हुआ है जेड, ठीक है। यक्स तो आपने ले ही लिया है, तो सिर्फ वाई बचा हुआ है और ऋण का चिन्ह, और यहाँ पर आपने जेड उभयनिष्ठ ले लिया है, कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे एक एक्स को भी हमने ले लिया है, ठीक है। तो सिर्फ एक यक्स बचा रहेगा और ऋण ये बचा हुआ है, ठीक है। चलिए जेड और एक्स को हमने उभयनिष्ठ कर दिया, तो जो शेष बचा उसको हमने लिख दिया, प्लस का चिन्ह बना देते हैं। अब इन दोनों पदों में देख लेते हैं क्या उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो देखिए वाई इस पद में भी है, इस पद में भी है, तो वाई को तो उभयनिष्ठ ले लेंगे और साथ में ए इसमें भी है, ए इसमें भी है ना। तो ए और वाई उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एक आपने ए उभयनिष्ठ ले लिया है तो सिर्फ आपका ए बचा हुआ है, एक ए बचेगा ना, 2 घात है मतलब 2 बार है, तो 1 बार हमने ले लिया तो एक यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। वाई को उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पर यक्स बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह रहेगा और वाई को हमने एक ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वाई बचा हुआ है, तो यहाँ पे इस वाले पद में सिर्फ वाई बचा हुआ है, एक वाई बच गया और यहाँ पे हमने ए को ले लिया है ना, तो जेड अभी बचा हुआ है हम लोग का, ठीक है। देख रहे हैं ना हम यहाँ पे जो कोष्टक की राशि है, यहाँ पे इन दोनों पदों में देखिए, यहाँ पे जेड वाई धनात्मक है, यहाँ पे जेड वाई मतलब वाई जेड लिखा है, ठीक है। जेड वाई या वाई जेड दोनों यह समान है, समान पद है। तो देखिए यहाँ पर जेड वाई धनात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक है यक्स और ए ऋणात्मक है, तो यहाँ पे यक्स और ए धनात्मक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पद में से ना, इस कोष्टक में से हम लोग ऋण कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जेड यक्स हो गया, यहाँ पे चलिए वाई जेड इसको हम लोग लिख देते हैं, वाई जेड हो गया, यहाँ पे ए को पहले लिख देते हैं, एक्स को बाद में लिख देते हैं, इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे हम लोग ऋण कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ऋण ए वाई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह बदल देंगे, है ना, क्योंकि हम लोग ऋण कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वाई जेड ऋणात्मक था ना, अभी हम लोग का धनात्मक हो गया, धन वाई जेड हो गया, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का यह अब ऋणात्मक हो जाएगा ए एक्स, ठीक है। अभी हम लोग इस ऋण का ना अंदर हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो यह धनात्मक था ना वाई जेड अभी, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, फिर ऋण का गुणा कर देंगे तो यह धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और फिर इसमें भी ऋण का गुणा कर देंगे तो ए एक्स जो आपका ऋणात्मक है फिलहाल में, वो फिर धनात्मक हो जाएगा, फिर यही सेम चीज़ वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऋण इसलिए कॉमन लिया ताकि दोनों पदों में ना ये जो कोष्टक वाली राशि है दोनों में उभयनिष्ठ हो जाए हम लोग का, ठीक है। तो अब चलिए अब अभी हम लोग का उभयनिष्ठ बन गया, ठीक है। देखिए वाई जेड है ऋण ए एक्स है, वाई जेड है ऋण ए एक्स, ये दोनों उभयनिष्ठ हम लोग ले लेंगे, है ना। तो वाई जेड ऋण ए एक्स हम लोग का उभयनिष्ठ हो गया। तो देखिए अब बचा क्या, पहला पद में हम लोग का सिर्फ जेड एक्स बचा है, ठीक है। तो चलिए जेड एक्स बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऋण ए वाई बचा हुआ है, ऋण ए वाई, है ना। इस बीजी व्यंजक का यह हम लोग का गुणनखंड निकल कर आ गया। देखिए इस तरह से हम लोग को दिया था कोष्टक के अंदर ना, तो यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा था, मतलब इस तरह देखिए ऐसा हम लोग बना दिए ना इसको कि यहाँ पे जो दोनों पद बन रहा है इसमें हम लोग को वाई जेड ऋण ए एक्स हम लोग को उभयनिष्ठ मिल रहा था ना, तो यहाँ पर आप लेंगे ना, यहाँ पर ए और जेड कॉमन करेंगे तो यहाँ पर उभयनिष्ठ ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने गुणा कर दिया इसमें एक्स वाई का इस कोष्टक में गुणा करके, और फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक राशि को लिया और फिर हम लोगों ने जोड़ा बनाया, और यहाँ पे यक्स और जेड उभयनिष्ठ था इन दोनों पदों में, उभयनिष्ठ ले लिया, जो कोष्टक में बचा उसको लिख दिया, और इन दोनों पदों में ए वाई उभयनिष्ठ था तो उसको लिख लिया, और जो कोष्टक में बचा उसको लिख लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरा आप देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर धनात्मक था वो यहाँ पर ऋणात्मक था, जो यहाँ ऋणात्मक था वो धनात्मक था, तो हम लोगों ने इस राशि में से ऋणात्मक कॉमन ले लिया कोष्टक में से, ठीक है। तो यह हम लोग का जैसा पहले पद में गुणनखंड है वैसा दूसरे पद में भी गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हो गया, और फिर हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यही हम लोग का गुणनखंड बना इस प्रश्न का, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड दिया हुआ हम लोग को पी पर 3 घात है, प्लस पी हो गया और प्लस क्यू हो गया, और ऋण 1 और ऋण पी पर 2 घात है, ऋण पी क्यू हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, पी पर कुल 3 घात है, पी पर हम लोग 2 घात वाले को इसको साथ में लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया पी पर 3 घात और ऋण पी स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग इन दोनों को साथ में लेते हैं, ठीक है। क्यू को इसको ले लिया और इसको साथ में ऋण पी क्यू, एक धनात्मक एक ऋणात्मक को हम लोग साथ में ले रहे हैं, ठीक है, पी क्यू। चलिए अब यहाँ पे प्लस पी को हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर ऋण 1 बचा हुआ है, चलिए लास्ट में ऋण 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना, पी पर 2 घात इन दोनों पदों में कॉमन है, ठीक है। चलिए इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग लिख देते हैं, पी पर 2 घात हम लोग कॉमन ले लें, है ना, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर पी पर
एक घात बच जाएगा, है ना, 2 बार हमने कॉमन ले लिया तो यह एक पी अभी बचा हुआ है ऋण। यहाँ पर तो आपने सब कुछ ले लिया कॉमन, है ना, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक बचा हुआ है ऋण 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पदों में ना क्यू कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग चलिए प्लस लिख देते हैं और क्यू को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा पहले पद में और इस दूसरे वाले पद में बचेगा पी, नहीं क्यू कॉमन लिया आपने ना तो ऋण पी बचेगा, ठीक है, पी बच जाएगा ऋण का चिन्ह, ठीक है, और प्लस पी ऋण 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से ना हम तीनों पदों में ना पी ऋण 1 कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी पर 3 घात था, यहाँ पर 2 घात था, तो इसी जगह से हम लोग का आइडिया लगा ना कि पी पर यहाँ पर जो भी गुणनखंड बनेगा उसमें पी ऋण 1 तो रहेगा ये गुणनखंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 घात था, यहाँ पर 2 घात था, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को साथ में लिखा और क्यू वाले को हम लोगों ने साथ में लिख लिया और पी और ऋण 1 को साथ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर पी ऋण 1 और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमको पी ऋण 1 कॉमन लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पी ऋण 1 मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बना दें, पी ऋण 1 बना दें, तो यहाँ से हम लोग क्या कर दें, ऋण कॉमन ले लें, तो ऋण हम लोग कॉमन लेंगे, जो राशि धनात्मक है वह ऋणात्मक हो जाएगी, जो ऋणात्मक है वह धनात्मक हो जाएगा, क्यों रहेगा और पी ऋण 1 हो गया। अभी इस ऋण का हम लोग कोष्ठक के अंदर प्रवेश करा देंगे ना, तो यहाँ पे जो धनात्मक पी है वह ऋणात्मक हो जाएगा और जो ऋणात्मक 1 है वह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, पुनः यह वापस आ जाएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं प्लस 1 और पी ऋण 1 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, बस इसको हमने कोष्ठक में लिख दिया। चलिए अब देखते हैं, देखिए पी ऋण 1 यहाँ और यहाँ तीनों जगह से अब कॉमन है, ठीक है, बस हमने इसको कोष्ठक में लिख लिया, है ना, एक हमने इस तरह से बाहर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, है ना, तो यहाँ पर हो गया पी ऋण 1 तीनों पदों में है, इस पद में भी, इस पद में भी, इस पद में भी है, ठीक है, तो पी ऋण 1 हम लोगों ने उभयनिष्ठ कर लिया। देखिए क्या बचा कोष्ठक के अंदर, पी पर 2 घात यहाँ पर बचा हुआ है, पी पर 2 घात और ऋण क्यू यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ पे प्लस 1 बचा हुआ है, ठीक है, ताकि हम लोग देखिए पी ऋण 1 का जब पहले पद में हम लोग गुणा कर देंगे तो यह पहला पद वापस आ जाएगा, पी ऋण 1 का क्यू में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी वापस आ जाएगा, पी ऋण 1 का हम लोग 1 में गुणा कर देंगे ना तो यहीं पर पी ऋण 1 भी वापस आ जाएगा, ठीक है, और यहीं इस बीजी व्यंजक का ना यही गुणनखंड इसका बना, ठीक है, तो कि कुल हम लोग को इस तरह से 6 पद दिया था, ठीक है, 6 पद में हमने देखा यहाँ पे पी पर 3 घात था, यहाँ पर 2 घात था, तो हम लोगों ने इसको जब आप साथ में लिखेंगे ना तो यहाँ से आपको दिखाई दे देगा कि हम लोग को कॉमन क्या मिलेगा, ठीक है, पी पर 3 घात है, पी पर 2 घात है, मतलब हम लोग पी पर 2 घात कॉमन ले लेंगे तो यहीं तो पी ऋण 1 बचेगा, तो इसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कि पी ऋण 1 इन सब में कॉमन हो जाए, ठीक है, तो पी ऋण 1 तो यहाँ पे प्लस क्यू और ऋण पी क्यू को हम लोगों ने साथ में लिखा, ठीक है, ताकि यहाँ से क्यू कॉमन हो जाए और पी ऋण 1 देखिए यहाँ पर लास्ट वाला बन ही रहा था, तो यहाँ पर हो गया हम लोगों ने क्यू कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी बचा था कोष्ठक में, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए पी ऋण 1, तो हम लोगों ने ऋण यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो गया पी ऋण 1 हो गया, इस कोष्ठक में सभी कोष्ठक में क्या हम लोग को पी ऋण 1 मिल गया, ठीक है, यहाँ पर हमने पी ऋण 1 को इस तरह +1 करके और यहाँ पर अभी 1 में हम लोग 1 का इन दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो यहीं फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, तो पी ऋण 1 तीनों पदों में से हम लोग को उभयनिष्ठ मिल रहा था तो हमने कॉमन ले लिया और जो कोष्ठक मतलब जो पदों में बच रहा था उसको हमने साथ में लिख लिया, तो यह बीजी व्यंजक का गुणनखंड बन गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दिया हुआ है 2ab स्क्वायर है ऋण aby है प्लस 2cby है और ऋण cy स्क्वायर है, ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए इसका हम लोग गुणनखंड बनाते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो चलिए हम लोग इसका इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं ना इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ बन रहा है, ठीक है, 2 तो बनेगा नहीं क्योंकि 2 दोनों में नहीं है, एक ए यहाँ पर भी है, ठीक है, और बी यहाँ पर भी है, ए भी बन रहा है उभयनिष्ठ, ठीक है, ए भी हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो 2 तो अभी बचा हुआ है और ए भी आपने ले लिया बी भी ले लिया है ना, तो यहाँ पर 2 बार भी है तो एक बी तो बच ही जाएगा, ठीक है, ए भी आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो ऋण वाई बच जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह बना देते हैं और देखिए इन दोनों में 2 तो उभयनिष्ठ नहीं है लेकिन सी भी उभयनिष्ठ है और वाई भी, सी वाई दोनों में मिल रहा है, ठीक है, तो सी वाई हम लोग उभयनिष्ठ ले लिए इन दोनों पदों में, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है और सी तो आपने उभयनिष्ठ ही ले लिया है, बी बचा हुआ है हम लोग का ना, 2 भी बचा है और वाई भी हमने ले लिया है, ऋण सी वाई हमने ले लिया उभयनिष्ठ तो एक तो सी चला जाएगा, यहाँ पे एक वाई भी चला जाएगा तो सिर्फ एक वाई बचा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं हम लोग ना दोनों पदों में यहाँ पर हम लोग को जो कोष्ठक के अंदर है वो वाली राशि दोनों में उभयनिष्ठ हमको मिल रहा है, ठीक है, तो चलिए तो यहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2b ऋण वाई हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तब हम लोग का बचा क्या, इस कोष्ठक में ए बी बचा और प्लस यहाँ पे सी वाई बचा हुआ है, ठीक है,
अभी हम लोग इसको पहले पद में गुणा कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और इसका दूसरा में कर देंगे तो यही दूसरी राशि वापस आ जाएगी। बाकी ए बी का इसमें भी गुणा कर देंगे, ए बी का इसमें भी, तो यह पूरा आ जाएगा। और सी वाई का इसमें गुणा कर देंगे पहले पद में दूसरे पद में, तो यही पूरा हम लोग का पूरा प्रश्न ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका गुणनखंड प्राप्त कर लिया। ये प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है, यक्स पर 2 घात है, प्लस वाई पर 3 घात है, और प्लस यक्स वाई है, और वाई प्लस 1 है। ठीक है, वाई प्लस 1 है, कोष्टक बंद है। तो देखिए अगर यहाँ से हम देखिए यहाँ पर अगर कोष्टक के अंदर हमें दिया हुआ है ना कि वाई प्लस 1 है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो वाई प्लस 1 हमको नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ से यक्स वाई का गुणा कर देंगे, और अपने हिसाब से हम लोग जैसा आवश्यकता रहेगा उस हिसाब से हम लोग जोड़ा बैठा लेंगे। ठीक है, यक्स पर 2 घात है और प्लस वाई पे 3 घात है। यहाँ पे यक्स वाई का पहले पद में हम लोग गुणा कर देंगे तो यक्स रहेगा, वाई 2 बार हो जाएगा तो वाई पर 2 घात हो गया। ठीक है, यहाँ पर यक्स वाई का पहले पद में गुणा कर दिया यक्स वाई का, और इस एक में कर देंगे तो यक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब हम लोग ना यक्स स्क्वायर को हम लोग और इसको यक्स वाई को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई पर 2 घात है, वाई पर 3 मतलब 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेंगे। चलिए तो यक्स स्क्वायर को हम लोग ले लें और यक्स वाई को साथ में, और इन दोनों को हम लोग अपने इन दोनों को साथ में लेते हैं, प्लस वाई पर 3 घात और प्लस यक्स वाई पे 2 घात। ठीक है, तो देखिए इन दोनों पदों में अब क्या उभयनिष्ठ बना है, यक्स जो है वह दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो यक्स हम लोग को उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पर यक्स पर 2 घात था तो एक ही यक्स बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक यक्स आपने ले लिया है उभयनिष्ठ ना, तो सिर्फ एक वाई बचा हुआ है। प्लस यहाँ पर वाई पर देखिए 2 घात उभयनिष्ठ है, वाई पर 2 घात यहाँ पर भी है, वाई पर 2 घात यहाँ पर सेम मिल जाएगा हम लोग को। वाई पर 2 घात ले लिया तो वाई पर 3 घात था, तो एक घात तो बचा हुआ है। ठीक है, और 2 घात आपने का उभयनिष्ठ ले लिया, सिर्फ एक्स बचा हुआ है ना। देख रहे हैं ना, एक्स प्लस वाई इसमें भी मिल रहा है, वाई प्लस एक्स मतलब एक्स प्लस वाई इसमें भी, दोनों पदों में हम लोग को उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो एक्स प्लस वाई को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो कोष्टक में हम लोग को बचेगा एक्स बचेगा, और यहाँ पे प्लस वाई बचा हुआ है। ठीक है, वाई का स्क्वायर है, यही बचा हुआ है, यही इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग को इस तरह से प्रश्न दिया था, तो एक कोष्टक में हम लोग को वाई प्लस 1 दिया था, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ही नहीं बन रहा था कि हम लोग कॉमन लेके वाई प्लस 1 उभयनिष्ठ ले। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि एक्स वाई का पहले और दूसरे पद में गुणा कर दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया और प्लस एक्स वाई आ गया। तो हम लोग अपने हिसाब से कितना एक्स स्क्वायर को और एक्स वाई को साथ में ले लिए, और वाई स्क्वायर और इसको एक्स वाई स्क्वायर को हम लोगों ने इनको साथ में भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई बचा, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे वाई प्लस एक्स बचा। दोनों में से देख रहे हैं एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस एक्स, यहाँ दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, हम लोगों ने इसको उभयनिष्ठ ले लिया तो एक्स बचा और वाई स्क्वायर बचा, ये इसका गुणनखंड हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें कुल 3 प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग हल करने वाले हैं चौथा प्रश्न में, और चौथा का हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे, जो कि हमें दिया गुणनखंड की सहायता से, मतलब कॉमन वगैरह हो रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 23 गुणते 72 और प्लस 77 गुणते 72। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें 2 पद दिया हुआ है, ये हम लोग का बीजी व्यंजक नहीं बनेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड इसमें नहीं है, ये सब संख्याएँ हैं सब, तो ये बीजी व्यंजक नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए हम लोग गुणनखंड की सहायता से हल करना है, तो देखिए यहाँ पर 72 इस पद में भी उभयनिष्ठ है और इस पद में भी उभयनिष्ठ है, 72 दोनों पदों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 72 को। ठीक है, यहाँ पर बचेगा कोष्टक के अंदर 23, पहला पद ये बचा हुआ है, और यहाँ पे 77 बच जाएगा। ठीक है, 77 हम लोगों ने देखिए गुणनखंड की सहायता से हल करना था, तो यहाँ पर पहले पद में गुणनखंड दिया था, दूसरे पद का गुणनखंड दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 72 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, दोनों में था, दोनों पदों में था, तो यहाँ पे 23 और प्लस यहाँ पे 77 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 गुणते, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 7 3 10 को, एकांक का स्थान जोड़िए, 7 3 10 को 0, हाथ में लगा 1 और 7, और यहाँ पे 8 9 1 10, 100 आ गया। तो 100 का 72 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7200 निकल कर आ जाएगा, 7200 निकल गया, मतलब 7200 हम लोग का बना। ठीक है, यही इस प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड हम लोग को दिया हुआ है 56 गुणते 25। ठीक है, ऋण 25 गुणते 39, ऋण 25 गुणते 17। ठीक है, तो देखिए हम लोग को इस तरह से 3 पद दिया हुआ है। ठीक है, तीनों पदों में हम लोग देख रहे हैं कुछ उभयनिष्ठ बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है। ठीक है, तीनों पदों में 25 उभयनिष्ठ दे रहा है। ठीक है, और आपको देगा भी है ना कि यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा पद है, इसमें कुछ गुणनखंड करके दे देगा, और यहाँ पे कुछ तो दिया रहेगा ना कि जो तीनों में उभयनिष्ठ रहेगा, तीनों पदों में। ठीक है, तभी हम लोग कॉमन लेंगे, तभी यह गुणनखंड द्वारा हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 तीनों पदों में था, तो 25 हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं, तो यहाँ पे 56 बचा हुआ है, 56 धनात्मक, और यहाँ पे ऋण 39 बचेगा। ठीक है, ऋण 39, और यहाँ पे ऋण 17 का बचा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 25 25 25 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पहले पद का 56 बचा हुआ है और दूसरे पद का 39 और तीसरे पद का 17, और साथ में चिन्हों का ध्यान रखेंगे, यह धनात्मक था, धनात्मक बचा, यहाँ पे ऋणात्मक था, तो यह दोनों ऋणात्मक हो गया।
चलिए इन तीनों पदों में से 25 कॉमन था, है ना, उभयनिष्ठ था, तो हमने 25 से उभयनिष्ठ ले लिया, बाकी जो भी राशि बचा उसको हमने लिख दिया। चलिए तो यहाँ पर ना हम लोग चिन्हों के साथ, या दोनों ऋणात्मक है तो इन दोनों ऋणों को हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए 56 हो जाएगा ऋण, यहाँ पे 9 में हम लोग इकाई का स्थान ऋणात्मक को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पे 9 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, 9 7 16 हो जाएगा, 16 का 6 हाथ में लगा 1, है ना, 3 और 1 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे 56 ऋण 56 बना। चलिए यहाँ पर हम लोग को 25 तो है, यहाँ पे देख रहे हैं धनात्मक हम लोग को 56 मिला है और यहाँ पे ऋणात्मक, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में 25 का गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को 3 पद दिया था, तीनों में 25 से उभयनिष्ठ था, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा था पहले पद में 56, दूसरे में 39, तीसरे में 17, ऋणात्मक दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये भी 56 आ गया, या धन 56 और ऋण 56 मिलकर 0 हो गया, और साथ में हमने 0 गुणा कर दिया, सब 0 हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। देखिए थर्ड हमें दिया हुआ है 27 गुणते 47 दिया हुआ है, प्लस 55 गुणते 8 दिया हुआ है, प्लस 27 गुणते 53 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 45 है, 45 गुणते 8 दिया हुआ है। चलिए तो इस तरह से हमने प्रश्न लिख लिया ना। देखिए पहले पद और दूसरे पद में देखिए क्या कुछ उभयनिष्ठ बन रहा है, यहाँ पे 27 है तो यहाँ से 27 है ही नहीं, 47 है तो इसमें 47 है ही नहीं, तो इन दोनों पदों में नहीं उभयनिष्ठ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 27 दिख रहा है तो यहाँ पर 27 है, मतलब पहले का तीसरा पद में से कुछ उभयनिष्ठ हो रहा है, और दूसरे का और 8, देखिए 8 इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ना, तो पहला और तीसरा को हम लोग साथ में लिखते हैं, ठीक है, तभी कुछ उभयनिष्ठ आपका बनेगा। 27 गुणते 47 हमने लिख दिया और प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे 27 गुणते 53, ठीक है, पहला पद और तीसरे पद को लिख लिया, प्लस यहाँ पे 55 को लिख देते हैं, 55 गुणते 8 हो गया, और यहाँ पे प्लस 45, ठीक है, और गुणते 8 हो गया, ताकि यहाँ से हम लोग 8, तब यहाँ से हम लोग 8 उभयनिष्ठ कर ले, और यहाँ से 27 तो उभयनिष्ठ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले देखिए, पहले और दूसरे पद में यहाँ पर हो जाएगा 27 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 47 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 53 बचेगा आपका, ठीक है। 27 हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो 47 बचा, और यहाँ से 53 बच रहा है, ठीक है, प्लस का चिन्ह, इन दोनों में से 8 उभयनिष्ठ है, ठीक है, 8 उभयनिष्ठ है, तो चलिए हम लोग 8 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बचेगा हम लोग का 55, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा प्लस 45, ठीक है। चलिए ना, तो अब देखिए यहाँ पर 27 हो गया, और यहाँ पे देखिए 47 और 53 को हम जोड़ देते हैं, देखिए गुणा के रूप में है, ठीक है, गुणा में ये सब है, तो देखिए 53 में 7 7 3 7 3 10 होता है, 10 को 0 हाथ में लगा 1, और 4 5 5 4 9 1 हासिल 10 हो जाएगा, ठीक है, 100 आ गया। इन दोनों को 53 को 27 को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, 8 तो रहेगा ही, है ना, बाकी जो गुणा में आ रहा है उसको हम लोग लिख देंगे। देखिए 45 है, 45 है, देखिए इकाई का स्थान 5 5, 10 को 0 हाथ में लगा 1, 4 और 1 यहाँ पे 5 5 4 9 और 1 हासिल 10, यह भी आपका 100 ही बना, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा नहीं करेंगे इसको ना कि हम लोग को 55 है 8 है गुणा करके सबको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको गुणा करके इसको गुणा करके, सब ऐसा भी नहीं करेंगे, हम लोग को ये गुणनखंड करना है, तो इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है, कि जो आपको इन दोनों पदों में लिखेंगे जो उभयनिष्ठ रहेगा उसी हिसाब से हम लोग गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है, और उभयनिष्ठ जो रहेगा उसको हम लोग करके ही हल करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर 100 है, पहले पद में भी दूसरे पद में भी, ठीक है, यहाँ पर अब 2 ही पद बचा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, 100 उभयनिष्ठ है, हम लोग 100 उभयनिष्ठ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले पद में 27 बचा, और यहाँ पे प्लस 8 बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 100 तो रहेगा ही, बाकी ये सब गुणे में है, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं ना, 7 दूना 14 15 को 5 हाथ में लगा 1, और यहाँ पर दाएं का स्थान सिर्फ 2 है तो 1 हासिल 3 35 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा हम लोग का 3500, ठीक है, 3500 ही आ जाएगा, 35 पर डबल 0 लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को ना हम लोगों ने गुणनखंड की सहायता से हल कर दिया, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग को 4 पद दिया था, पहले दूसरे दूसरे पद में कुछ उभयनिष्ठ नहीं बना था, तो उन्होंने पहले तीसरे पद को लिख लिया, और जो यहाँ पे दूसरा पद था और चौथे पद को साथ में लिख लिया। अब देख रहे थे दोनों में 27 उभयनिष्ठ था, 27 उभयनिष्ठ कर लिया, और इन दोनों पदों में 8 उभयनिष्ठ था, 8 उभयनिष्ठ कर लिया, बाकी जो भी कोष्टक में बच रहा था दोनों को जोड़ लिया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100, यहाँ पे 100 उभयनिष्ठ हमने ले लिया, तो 27 और प्लस 8 बचा, तो इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो यहाँ 35 बना, 35 में 100 गुणा कर दिया तो ये 3500 हो गया। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस तरह में एक व्यंजक दिया हुआ है, में क्या जोड़ दें कि यम माइनस एन उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त हो, ठीक है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं 5 वाले प्रश्न को। चलिए तो देखिए हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ है यम स्क्वायर ऋण यम एन लिखा हुआ है, और प्लस 4 यम दिया हुआ है ना। कह रहा है ना कि इसमें से उभयनिष्ठ यह लेना चाह रहा है यम ऋण एन, ठीक है, यम ऋण एन उभयनिष्ठ लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से तो आप उभयनिष्ठ ले लेंगे आराम से, ठीक है, तो क्योंकि देखिए यहाँ से आप यम कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे यम पर 2 घात है, मतलब एक यम बच जाएगा, और एक यम आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो ऋण एन, ठीक है।
क्योंकि आपने यम तो उभयनिष्ठ ले लिया था तो यन आपका बच गया, ठीक है। तो प्लस देखिए अब यहाँ से भी आप चाह रहे हैं कि यम माइनस यन उभयनिष्ठ लेना ना, यम माइनस यन यहाँ से उभयनिष्ठ लेना चाह रहे हैं, तो पहले तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पर 4 नहीं बचना चाहिए, ठीक है। 4 न बचे इसलिए देखिए, और ऋण का चिन्ह यहाँ पे, तो हम लोग ऋण ही यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो ऋण लिखेंगे और 4 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों पदों में, जैसे इन दोनों पदों में यम था तो यम हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो उसी तरह से यहाँ से क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ताकि हम लोग 4 के क्या कर दें, उभयनिष्ठ कर दें। लेकिन क्या 4 लिखने से हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमको यन भी चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग यन भी लिख देते हैं, ठीक है। तभी यहाँ से आप यम माइनस यन उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। देखिए हम लोग इतना को तो चलिए ये तो हल ही है, इसको हम लोग हल करके दिखाते हैं। देखिए 4 आप उभयनिष्ठ लेंगे ना, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो सिर्फ यम बचेगा और ऋण यन बचेगा, तभी आप यम माइनस यन उभयनिष्ठ ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि मैं क्या जोड़ने की कि यम माइनस यन उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 4 यन जोड़ेंगे आप, ऋण 4 यन, तभी यहाँ से 4 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यम माइनस यन आपका बचेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं व्यंजक यम स्क्वायर ऋण यम यन, ठीक है, प्लस 4 यम में हम लोग जोड़ देंगे ऋण 4 यन, ठीक है। जोड़ने पर उभयनिष्ठ खंड यम माइनस यन प्राप्त होगा, यम माइनस यन प्राप्त होगा, ठीक है। यदि अब देखिए लेना रहेगा हम लोग को ना उभयनिष्ठ, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग कर देंगे। देखिए यम स्क्वायर तो प्रश्न में ऋण यम है और यन है, प्लस 4 यम दिया हुआ है, ठीक है, और ऋण 4 यन हमने बताया कि इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। जोड़ देंगे तभी चिन्ह ऋणात्मक का ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यम तो यहाँ से इन दोनों पदों में यम कॉमन है, तो यम हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यम माइनस यन बच जाएगा, यम माइनस यन, और प्लस यहाँ से हम लोग 4 उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो यम माइनस यन बच जाएगा, यहाँ पे यम, यहाँ पे ऋण यन, ठीक है। अब देखिए ऋण यन मतलब यम माइनस यन यहाँ से भी उभयनिष्ठ है, यहाँ से भी उभयनिष्ठ है, तो यम माइनस यन को उभयनिष्ठ ले लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यम प्लस 4 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 4 बचा। तो देख रहे हैं ना कि बस ये इसी से मतलब था कि हम लोग को यम माइनस यन उभयनिष्ठ मिले यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया कि यम इस व्यंजक में ना यम स्क्वायर ऋण यम यन प्लस 4 यम में ऋण 4 यन जोड़ने पर उभयनिष्ठ खंड यम माइनस यन प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। इस तरह से कुल 3 प्रश्न है, और जहाँ पर भी रिक्त स्थान रहेगा वहाँ पर हम लोग को भरना है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। छठा का हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिए पहले जितना दिया हुआ है उतना हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। यूटी है और प्लस यहाँ पे हम लोग को कोष्टक में कुछ भरना है, ठीक है, और बराबर यू प्लस एटी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ हम लोग को भरना है। देखिए तो यहाँ पर ना हम लोग देख रहे हैं ना कि कोई बीजी व्यंजक था यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पर प्लस में था, 2 पद का बीजी व्यंजक था कोई, ठीक है, और इन दोनों में ना कुछ उभयनिष्ठ था, ठीक है। यहाँ पे एक पद या 2 पद था बीजी व्यंजक में, और यहाँ पे कुछ था जो यह उभयनिष्ठ ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से कुल 2 गुणनखंड में हो गया, ठीक है, इसका गुणनखंड कर दिया। तो देखिए आपको देख रहे हैं ना यहाँ पे u प्लस एटी इतना तो मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें से उभयनिष्ठ लिया ना, तो u प्लस टी आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन देखेंगे आपसे पहले वाला में से, देखिए यहाँ पर देखने पर आपको प्रतीत हो रहा है ना कि यहाँ पर देखिए टी कॉमन ले लिया होगा, ठीक है, टी कॉमन ले लिया होगा, ठीक है, तभी आपका u बचा होगा, ठीक है। u बचा हुआ है ना पहले पद में, u बचा है, यहाँ से आप टी जो है टी को ही यहाँ पर इस बीजी व्यंजक में से आप कॉमन ले लिए हैं, इस पद में भी इस पद में भी, ठीक है। तो यहाँ से आपने टी उभयनिष्ठ कर लिया था, ठीक है, तो टी को हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें गुणा करिए, देखिए अब टी का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे ना पहले पद में। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं u प्लस एटी, और यहाँ पे टी आपने इसमें से उभयनिष्ठ कर लिया था, तो चलिए टी का हम लोग गुणा करते हैं। अब टी का जब पहले पद में गुणा कर देंगे तभी ना u और टी आपका फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब दूसरा पद में हम लोग गुणा कर देंगे टी का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे पहले से ही टी है, ठीक है, पहले से ही टी था, टी गुणते टी हो जाएगा, टी है, ठीक है। तो यू टी प्लस, और यहाँ पर भी आधार समान है, 2 टी हो जाएगा, ए पर कुल कितना टी पर 2 का, है ना, यही आपको यही बीजी व्यंजक हम लोग का था, ठीक है। यहाँ पर ए टी भरा जाएगा, ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। अभी यहीं से हम लोग ना टी उभयनिष्ठ कर लेंगे ना, दोनों पदों में से यहाँ से टी उभयनिष्ठ कर लेंगे, तो पहले पद में सिर्फ u बचेगा और दूसरे में ए टी बचेगा, ठीक है। इस तरह से यह पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को नोट कर लेते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है सेकेंड वाला, a पर 3 घात है और यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है, कुछ हम लोग रहेंगे भर देंगे। चलिए ए बी हो गया और प्लस b पर कुल 3 घात, ठीक है,
और इसका गुणनखंड कर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है कोष्टक में, और यहाँ पर ए स्क्वायर ऋण बी। तो देखिए इसमें ना कुल 4 पद रहे होंगे, तभी यहाँ पे 2 2 का जोड़ा यहाँ पे उभयनिष्ठ कर लिया होगा, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग को कोई 4 पद का बीजी व्यंजक रहा होगा, तो इसमें से 2 पद यहाँ पर हम लोग का बना दिया गुणनखंड, है ना, 2 गुणनखंड इसको मिला है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग को b पर 3 घात चाहिए, तो यहाँ पर b पर b सिर्फ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्टक में मतलब कोष्टक में यहाँ पर रहा होगा, है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर ऋण बी है, तो यहाँ पे कोष्टक में जो आपका रहा होगा ना, वहाँ पे b को ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए b पर 3 घात है, आपके पास सिर्फ एक ही b है, तो b पर यहाँ पर 2 घात तो रहा ही होगा, ठीक है। तभी हम लोग गुणा कर देंगे ना, गुणा करेंगे तभी b पर 3 घात आएगा, ठीक है, इसीलिए। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, a पर भी 3 घात है, ठीक है, a पर भी 3 घात है, तो हम लोग देखिए a पर यहाँ पर 2 ही घात है, तो हम लोग एक a भी यहाँ पर रहा होगा। अच्छा, इनके बीच में चिन्ह क्या रहा होगा, प्लस का कि ऋण का। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋण का चिन्ह है, यहाँ पर ये ऋण का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर b पर कितना धन का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो रहा होगा यह ऋण का ही चिन्ह रहा होगा, तभी यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा होगा, तभी यहाँ पे आपको धनात्मक प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए तो हमें इस तरह से दिया था ना, 4 पद का यहाँ पे बीजी व्यंजक है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड लिखा था, तो बस एक कोष्टक में लिखा था बी ए स्क्वायर ऋण बी लिखा था, लेकिन ए स्क्वायर को देखते ही हम लोग को पता चल गया ना कि यहाँ पर जो रहा होगा जो गुणनखंड, वहाँ पर ए पर 3 घात है, तो यहाँ पर एक ए तो रहा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा गुणनखंड किया है इसमें बी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बी पर 3 घात है, तो बी पर 3 घात है, तो यहाँ पर बी पर 2 घात तो रहा ही होगा, ठीक है। और देखिए उनके मध्य में यहाँ पर देखिए यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह है, यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह है, तो ऋण का ही जब हम लोग गुणा कर देंगे तभी आपको धनात्मक मिलेगा, ठीक है। यही हम लोग का गुणनखंड बना, यहाँ पर यही भरा जाएगा, ए ऋण बी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। बाकी इसका हम लोग गुणा करके देखते हैं क्या आता है। चलिए अब हम ना इन दोनों का गुणा करके प्राप्त कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या रहा था, ठीक है। चलिए तो ए ऋण बी स्क्वायर हो गया, है ना, और एक कोष्टक में ए ऋण बी। चलिए ये जो हम लोग का गुणनखंड है, इसका ए में हम लोग गुणा कर देते हैं पूरा का, तो यहाँ पर ए स्क्वायर पहले से है और ए ऋण बी स्क्वायर का गुणा हो गया, ठीक है। और ऋण का चिन्ह तो रहेगा, बी तो रहेगा ही, ए माइनस बी स्क्वायर का हम लोगों ने दोनों पदों में गुणा कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसका भी इसमें कर सकते हैं, इसका इसे इसमें कर दें, ठीक है। अब चलिए ए स्क्वायर का पहले पद में और फिर दूसरे पद में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो पहले से ही है ना, और ए स्क्वायर का इसमें गुणा हो गया, ऋण बी स्क्वायर है और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पे कोष्टक लगाकर हम लोग हल करेंगे, क्यों, क्योंकि ऋण है ना, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर का जो भी राशि रहेगा उसका चिन्ह चेंज करेगा, ठीक है। फिर देखिए ए हो गया और फिर बी का गुणा हो गया तो बी हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा बी का हम लोग गुणा कर दें, तो ऋण बी स्क्वायर पहले से ही है और गुणते बी हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने कोष्टक बना दिया। चलिए इसको हम लोग फिर से हल कर दें। देखिए आधार समान है, घात को जोड़ देंगे, ए पर कुल कितने घात, 3 घात, ऋण बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऋण का चिन्ह तो बाहर है, अंदर को थोड़ा हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर ए बी हो जाएगा और ऋण, देखिए यहाँ पर बी पर 2 घात है, बी पर 1 घात यहाँ पर है, ठीक है। तो बी पर कुल कितने घात, 3 घात। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ऋण क्या कर देगा, अंदर की जो भी राशि है उसका चिन्ह चेंज कर देगा। यहाँ पे यह राशि धनात्मक है ना फिलहाल में, तो यहाँ पे ऋण का गुणा हो जाएगा तो ये ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक ए बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा होगा तो यह धनात्मक हो जाएगा, बी पर कुल 3 घात। देखिए आप सभी आपको सब पद मिलेगा। देखिए पहला पद आपको मिला ना, ए पे घाते 3 और फिर ऋण ए बी तो आपको मिला हुआ है, ठीक है, प्लस बी पे 3 घात है, बस यही मिसिंग था हम लोग का, ठीक है। तो यही भरा जाएगा यहाँ पे ऋण ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह सेकेंड वाला भी हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। देखिए थर्ड में हमें दिया हुआ है 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 एक्स पे वाई पर 2 घात है और बराबर, यहाँ पर हम लोग कोष्टक में कुछ भरना है और यहाँ पर है एक्स प्लस 2 एक्स वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसमें से ना देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 पद है, इसमें भी 3 पद है जो कोष्टक के अंदर राशि लिखा गया है। तो देख रहे हैं इसमें कुछ उभयनिष्ठ कर लिया है ना, कुछ कॉमन ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या सब उभयनिष्ठ है, देखिए यहाँ पर 3 एक्स है फिलहाल में, तो यहाँ पर अब पहला पद आपका सिर्फ 3 एक्स हो गया है, मतलब सिर्फ एक्स हो गया है, तो यहाँ से 3 भी यह उभयनिष्ठ कर लिया है और साथ में एक्स भी उभयनिष्ठ कर लिया। देखिए यहाँ से भी 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक्स पर 2 घात है तो यहाँ पर सिर्फ एक्स हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स कामन ले लिया है ना, तो यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 भी कामन लिया है सब में, देखिए 3 से कामन लिया तो यहाँ पे 3 तो हट ही जाएगा पहले पद का, ठीक है। दूसरे में 3 दूना 6 2 बचेगा और संख्या में देखेंगे 3 3 9 तो 3 यहाँ पर बचा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर
2 एक्स था तो अब एक ही एक्स बचा हुआ है, यहाँ पे 2 एक्स था तो एक ही एक्स बचा हुआ है, यहाँ पर एक ही एक्स था तो अब कोई एक्स बचा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 एक्स ही उभयनिष्ठ था। चलिए इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।